Good morning to all of you. Welcome to the live class of JNE Class 6 Science. कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण कल क्लासेस नहीं हो पाए और माफ़ कीजिएगा। तो आज जो है हम लोग पीछे जो भी टॉपिक पढ़े थे इसमें दो टॉपिक रह गया था, एक एयर और दूसरा फायर। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि ए बायोटिक कंपोनेंट और इस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव होता है। ठीक है, इसमें लाइट के बारे में बताया गया, इसके बाद टेम्परेचर के बारे में आप लोगों को बताया गया और फिर रेनफॉल। ठीक है, बारिश, इसका जो प्रभाव होता है किसी भी ए बायोटिक कंपोनेंट पे वो क्या क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे एयर के बारे में कि हवा जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी ए बायोटिक कंपोनेंट पे और जैविक घटक। ठीक है, देखिए कहता है वी ऑल नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वायु क्या है, गैसों का मिश्रण। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू रेस्पायर। जितने भी सजीव प्राणी हैं इन सभी को वायु अर्थात ऑक्सीजन की जरूरत होती है श्वसन प्रक्रिया के लिए, क्योंकि हम सभी बिना श्वसन प्रक्रिया के जीवित नहीं रह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते हैं, और ये ऑक्सीजन हमें वायु से ही प्राप्त होता है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी पौधे जो होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड नाइट्रोजन विच इज फिक्स्ड इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। पौधे जो हैं उन्हें नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को होल्ड करके रखता है, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द विंड फैक्टर। देखिए दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पौधे को और इंसान यानी मनुष्य को, इन दोनों को प्रभावित करता है, वो है विंड फैक्टर। कहता है विंड, व्हाट इज विंड? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। वेरी स्ट्रॉन्ग winds result in the breaking and uprooting of trees। जब हवा काफ़ी तेज हो, बहुत ही ज़्यादा तेज हो, तो इसके कारण पेड़ पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं या फिर वह ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फॉरेस्ट एक्ट एज विंड ब्रेक्स एंड रिड्यूस द डैमेज caused by the high speed winds। पेड़ पौधे जो हैं वह हवा की गति को नियंत्रित करता है और इससे होने वाले नुकसान को भी कम करता है। इसीलिए प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम अ कांस्टेंट डायरेक्शन कैन कॉज परमानेंट चेंज इन द शेप ऑफ द ट्रीज। जब हवा काफ़ी तेज हो और वह एक नियमित दिशा की ओर बह रहा हो, तो इसके कारण जो है किसी भी पेड़ में एक परमानेंट चेंजिंग देखने को मिलेगा कि वह किसी खास एक डायरेक्शन की ओर ही झुका रहता है जब हवा एक ही दिशा से बार बार आ रही। ठीक है, दिस डिफॉर्मेशन इज कॉमनली सीन इन ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन क्रेस्ट एंड अलोंग द कोस्ट।
और ऐसा अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में तथा समुद्री तट के किनारे, समुद्र तट के किनारे जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें ऐसा डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है कि पेड़ पौधे किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की ओर ही झुके रहते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए कि हवा अक्सर वेस्ट टू ईस्ट की ओर ही फ्लो करता हो तो वह पेड़ भी आपको ईस्ट की ओर ही झुका हुआ मिलेगा और लगातार उसी दिशा में हवा बहता हो। तो जनरली हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र तथा जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, तटीय क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि पेड़ किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की ओर ही झुके हुए होते हैं। ठीक है। Wind also helps in pollination and seed dispersal, मतलब वायु, हवा, यह पेड़ पौधे के संख्या को बढ़ाने में भी काफ़ी उपयोगी है क्योंकि ये बीज का डिस्पर्सल करता है, बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम करता है और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। हवा के ही माध्यम से आप देखते होंगे अक्सर कई सारे फूल के बीज हो या कोई भी ऐसे बीज जो कि उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और अक्सर वहाँ जा कर के वो नए पौधे का निर्माण करते हैं। विंड कॉज सॉइल इरोजन, वायु यानी हवा के कारण मृदा अपरदन भी होता है। सॉइल इरोजन का मतलब है मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी का कटाव। ठीक है। और कहता है कि विच इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स एज द फर्टाइल टॉप सॉइल इज लॉस्ट, जो कि किसी भी मिट्टी के लिए है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इससे मिट्टी जो है एक जगह से कट के दूसरे जगह चला जाता है और ख़ास करके मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है, जो सबसे उपजाऊ परत होता है, वह बह के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है। और इससे उपजाऊ मिट्टी का क्षय होता है, नाश होता है और वह खेत बंजर होने लगता है। इसीलिए मृदा अपरदन किसी भी मायने से देखा जाए तो यह सही नहीं कहा जा सकता है। अब जो हमारा इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट है यानी अंतिम पॉइंट है वो है फायर। अब देखिए फायर जो है यह भी तो एबायोटिक कंपोनेंट है। अब इसका मनुष्य पर, पेड़ पौधे पर क्या परिणाम होता है जरा ये हम देख लें। कहता है फायर्स में बी कॉज्ड बाय लाइटनिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी। फायर जो है इसका मेन कारण हो सकता है या तो लाइटनिंग हो या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो, या जैसे आपको लाइटनिंग में समझा देता हूँ, अक्सर आपने आसमान में बिजली चमकते हुए तो देखा ही होगा, थंडर वगैरह। तो कभी कभी क्या होता है कि वो थंडर कभी आसपास के क्षेत्रों में या खेतों में गिर जाते हैं या जंगलों में गिर जाते हैं, तो उससे जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं या पेड़ की जो सूखी हुई डालियाँ होती हैं उस पर अगर गिर जाए तो वह पेड़ जो होता है वह जलने लगता है, तो उसमें आग लग जाती है और धीरे धीरे करके पूरे जंगल में वह आग बड़ी तेज़ी से फैल जाता है और पूरा जंगल जल के राख हो सकता है। यहाँ तक कि उसमें रहने वाले जीव जंतु भी, उन्हें भी बचकर निकलने का मौका तक नहीं मिलता है और वे भी अपना जान गंवा देते हैं, क्योंकि वह एक नेचुरल कॉज, प्राकृतिक घटना है जो सडनली होता है, किसी को कह कर नहीं आ सकता, वो अचानक आएगा और आपको संभलने का मौका तक नहीं होगा। तो कुछ ऐसा ही केस जंगल और जंगल में रहने वाले जीवों के साथ होता है ना, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है ऐसे केस में। मोस्ट फायर्स आर कॉज्ड बाय मैन और बाय फ्रिक्शन बिटवीन ट्री सर्फेसेस। अधिकांश जो आग लगते हैं जंगल में वह या तो मनुष्यों के द्वारा या पेड़ के सतह के बीच में होने वाले बार बार घर्षण, फ्रिक्शन, इसके कारण अक्सर जंगल में आग लग जाती है। फायर कॉजेज सीवियर डैमेज टू द फ्लोरा एंड फॉना।
फ्लोरा एंड फौना देखिए ये दो टर्म है। फ्लोरा जो है वह प्लांट कैटेगरी में आता है और फौना जो है वो एनिमल्स कैटेगरी है बेसिकली। तो फ्लोरा एंड फौना दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आप इसे कह सकते हैं। तो कहता है इस आग, जंगल में लगने वाली आग जिसे हम दावानल कहते हैं, ठीक है, इसके कारण जंगल में किसी एक विशिष्ट स्थान पर पेड़ पौधे के साथ साथ जानवरों की भी काफ़ी ज़्यादा क्षति या नुकसान होता है। समटाइम्स द हैबिटेट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिटर्न टू नॉर्मल। और कभी कभी ऐसे जगहों पर पुनः जो लोगों का, जो जीव जंतुओं का रहने का जो एक आश्रय होता है, जो घर होता है, तो पुनः वहाँ रिहैबिटेट होने में इन्हें हजारों हजार वर्ष लग जाया करते हैं। टेम्परेचर, तो ये तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर फायर भी और विंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट। तो इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट, देखिए कहता है वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ द एबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट अफेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कोई भी एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं किसी भी हैबिटेट में रहने वाले, वो किस तरह से एबायोटिक कंपोनेंट किस तरह से बायोटिक कंपोनेंट को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ लें, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उसमें जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे के सारे आएंगे। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें सभी के सभी जो हैं जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, एयर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहता है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड सॉइल टू ग्रो। कहने का मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधे जो हैं जिन्हें सूर्य का प्रकाश और जल, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, अपने भोजन को बनाने के लिए। और कहता है द एनिमल्स नीड फूड वाटर एंड ऑक्सीजन टू लिव। वहीं जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत है। तो कहता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज टू सर्वाइव। मतलब दोनों ही फ्लोरा और फौना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों ही जीवों को, दोनों ही चीज़ों को जो है जीने के लिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर रेंज की ज़रूरत होती है ताकि वो सर्वाइव कर सके, जीवित रह सके। कहता है देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स दैट टेल अस दैट द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ऐसे कई उदाहरण हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर हैं। ठीक है, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट्स वो एबायोटिक पे ही डिपेंड होंगे और एबायोटिक जो होंगे वो भी बायोटिक पे कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक आपसी सामंजस्य है, एक संबंध है, एक रिलेशन है, जिसके कारण यह सृष्टि चल रहा है, जीवित। The abiotic components are also affected and are dependent on the biotic component। और वही कहता है कि एबायोटिक कंपोनेंट भी जो हैं वह बायोटिक कंपोनेंट से भी प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ वे उस पर कितना ज़्यादा निर्भर हैं। ठीक है, तो इसके कई उदाहरण आप अपने आसपास, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, दैट इज ऑन लैंड, इन वाटर और ऑन ट्री,
द हैबिटेट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, मतलब इसके कई अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 प्रकार के दिए गए हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट, और सेकंड है एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट तथा एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट, ये 2 प्रकार के जो हैं आवास, यानी कि टेरेस्ट्रियल मीन्स हो गया ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु, ठीक है, और एक्वेटिक हो गया जो खास करके जो पानी में वाटर में रहने वाले जीव, जो वाटर में रह करके सर्वाइव करते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर काफ़ी अलग अलग टॉपिक हैं, तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद कुछ एडेप्टेशन है, अनुकूलन है, इन सब चीज़ों का चर्चा होगा। तो चूँकि यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, लंबा है, तो इसे धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। बट आप लोगों को जितना बताया गया है लेसन 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उस साइड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 14, 15 और 16। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, 5, 6, 7, 8, 14, 15 और 16, अभी तक टोटल 7 लेसन मैंने इस टर्म के लिए कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग अपना जो प्रैक्टिस है, जो नोट्स बनाने का काम है, जो फिर कंप्लीट करने का काम है, जो क्वेश्चन आंसर, जो ऑब्जेक्टिव्स, ये सब बनाने का जो वर्क है आप लोगों का, वो सब करते रहिए। और कोशिश कीजिए कि कम से कम सबसे पहले आप ये 7 लेसन को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जब कभी एग्ज़ाम या कोई भी ऐसी सूचना मिले तो आप लोग उसके लिए पहले से तैयार हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर बात करेंगे हम लोग आगे टॉपिक को। ठीक है, तो तब तक के लिए